वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे आंखों की बीमारियों के हवाले से ही। नाज़रीन, पिछले दिनों कैंसर डे को सेलिब्रेट किया गया। आज हम आंखों के कैंसर के हवाले से भी बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि आंखों का कैंसर हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बच्चों में ज़्यादा इसकी तादाद क्यों पाई जाती है, क्योंकि वैसे हमें कैंसर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होती है, लेकिन आंखों के कैंसर के हवाले से हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते। इस हवाले से भी बात करेंगे और डार्क सर्कल्स के हवाले से भी बात करेंगे। अमूमन जब हम किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपकी नींद पूरी नहीं होती। क्या सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से आंखों पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं? इस हवाले से भी बात करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। किस तरह से जो आजकल के बच्चे वो ज़्यादा, उनकी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से उनकी आईसाइट जो है वो जल्दी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इस हवाले से भी बात करेंगे। बात करने के लिए डॉक्टर सीमा क़य्यूम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कैंसर के हवाले से, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आंखों का कैंसर भी होता है। अगर पता भी है तो बहुत कम तादाद में लोग हैं जिनको पता है। डॉक्टर साहिबा, इस हवाले से भी बताइएगा हमें। बेटे, जो आंखों का कैंसर है जिसको कि रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाता है, ये बेसिकली एक ग्रोथ होती है जो पर्दा बसारत है, जो रेटिना है उससे शुरू होती है और वो फिर पूरी आई को इन्वॉल्व कर लेती है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब अर्ली साइंस जो है वो जब पेरेंट्स उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते और डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं करते तो वो फिर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो लाइलाज हो जाता है। तो जो मैं कहना चाहूँगी कि वही कि अगर हम अर्ली साइंस वालिदैन पिक कर लें तो बहुत अर्ली डिटेक्शन पर जो है वो ट्रीटेबल है, उसमें आंख भी बचाई जा सकती है और जिंदगी को भी बचाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपके बच्चे को, आपको वालिदा को ये या किसी घर वाले को ये लगे कि आंख रात के अंधेरे में जैसे बिल्ली की आंख चमकती है, जैसे कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, कि अगर वो रात को आंख में कोई चमक का एहसास हो रहा है तो फौरन उसको एक रेड अलर्ट रेड फ्लैग लेना चाहिए और फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि वो डॉक्टर उस आंख का एक तफसीली मायना करे। और वो तफसीली मायने में ये होता है कि आंख की पुतली को कतरे डाल के उसको फैलाते हैं और कभी कभी बच्चों को बेहोश करके, दैट इज अंडर एग्जामिनेशन, अंडर एनेस्थीसिया करके वो देखा जाता है कि कहीं कोई ग्रोथ छोटी सी ना पड़ी हो, क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा और पहला साइन होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये साइन जब मदर पिक करती है तो लोग उसको निगेट करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक छोटा सा वाकया है मेरी जिंदगी की, जो लॉन्ग मेरा करियर है उसमें एक पेशेंट हमारे पास उस वक्त आया जब उसका कैंसर बहुत बढ़ चुका था और उसकी वालिदा ने ये कहा कि जी उसने ये रिपोर्ट किया था अपने इन लॉज को और अपने हस्बैंड को, तो उनके जो इलाके के जो वो होते हैं फेथ हीलर्स, या जिनको कि मैं कहूँ कि ये जो पीरी फकीरी वाला सिलसिला होता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि आपके बच्चा बड़ा किस्मत वाला है, इसलिए इसकी आंख चमकती है, तो ये तो बहुत बुलंदियों पर जाएगा। और वो फिर उसी खुशफहमी में रहे और बाय द टाइम वो जब तक के अस्पताल तक पहुंचे तो बात हाथ से निकल चुकी थी। सो मतलब इस तरह से अगर छोटी सी भी कोई चीज हो तो डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए और उसको एग्जामिन करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो डिलेमा ये होता है कि जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, हमारे पास जो मेजॉरिटी जो मरीज आता है वो उस वक्त आता है जब आंख इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी होती है कि आपके पास वाहिद ये तरीका होता है कि आप पेरेंट्स को ये कहें कि इस बच्चे की आंख को निकालना पड़ेगा, आंख को जाया करना पड़ेगा। और बहुत सारे वालिदैन इससे एग्री नहीं करते और फिर वो दोबारा फेथ हीलर्स के पास चले जाते हैं और वो जो फेथ हीलर्स होते हैं वो उनको एक झूठा दिलासा और एक झूठी, जिसे कहते हैं ना कि वो एक झूठा दिलासा दे देते हैं कि जी हम अमल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद होता ये है कि दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो जाती है और फिर बच्चे के जिस्म में, दिमाग में, लंग्स में, हर जगह वो फैल जाते हैं और फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। सो मैं सिर्फ आपके जरिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज 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 डॉक्टर के पास बहुत अर्ली इसको ले जाएं और डिटेक्शन के बाद जो डॉक्टर इलाज तजवीज़ करे, और अर्ली डिटेक्शन में लेजर लगाने के बाद वो आंख भी बचाई जा सकती है और जान भी बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने जिक्र किया, खुदा ना खास्ता लास्ट स्टेज पे हो तो आंख निकालना पड़ जाती है। अगर एक आंख आप नहीं निकाल पा रहे या एग्री नहीं कर रहे पेरेंट्स, तो क्या दूसरी आंख जाया होने के चांसेस भी होते हैं? क्या कैंसर फैल के दूसरी आंख तक भी आता है? हाँ, वो बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा, वो दूसरी आंख में भी चला जाता है और ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन में भी चला जाता है और बच्चा इतनी मिजरेबल हाल में होता है कि वो देखा नहीं जाता।
ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब इसकी थोड़ी सिम्टम्स जैसे आपने कुछ बताए भी हैं और कुछ चाह रही थोड़ा मजीद, क्योंकि हमारे सर में जब दर्द होता है तो मोस्टली हमारी अम्मियाँ कह रही होती है कि ज़्यादा टीवी देख रहे हो, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो इसलिए हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लो ठीक हो जाएगा। फिर या ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है कि आईसाइट वीक है और हम ग्लासेस वेयर कर लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते, वो बस थोड़ा सा एग्जाम करके साथ ही कह देते हैं जी ये वाले नंबर पे इनको ग्लासेस लगा दे। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आपको फौरन से अपने डॉक्टर के पास वैसे भी जाना चाहिए अगर आपकी आईसाइट वीक है, लेकिन अगर कोई कैसे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देखते हुए आपको फौरन से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेटे ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ना, ये लेस देन 5 इयर्स के एज के बच्चों को होता है। 5 साल के बाद तो ये बहुत कम होता है, इट्स वेरी रेयर। सो ये इतने छोटे बच्चों को होता है कि वो आपको कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। डॉक्टर पेशेंट वालिदैन ने उसको पिक करना था। सबसे पहले तो ये होता है कि न्यू बॉर्न मतलब लेस देन 1 ईयर का बच्चा भी होता है, अगर कैट्स आई रिफ्लेक्स है, रात को आंख चमकती है, तो वो तो सबसे पहला साइन होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जो ट्यूमर है, तो वो बच्चे की देखने की सलाहियत आंख की वो कम हो जाती है, तो वो उस आंख में एक सफेद सी चमक, एक सफेद सा रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद है कि जो आंख नहीं देखती उसमें टेढ़ापन आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे की आंख में वो चमक रही है, या एक सफेद वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, या टेढ़ापन आ गया है, तो ये तीनों साइन ऐसे कि इमीडिएटली आप डॉक्टर से रुजू करें। और बच्चा इतना छोटा होता है कि वो आपको कंप्लेंट कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद जब ज्यादा फैल जाता है तो आंख का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, आंख उभर के सामने आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होके, जिसको कि हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, कि वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो तो खैर बिल्कुल ही एंड स्टेज होता है उस वक्त तो बच्चा। और फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बच्चा थका हुआ रहता है, रोता रहता है, बीमार लगता है, लेथार्जी हो जाती है, तो वो फिर ये साइंस आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे के यूजुअली ये लेस देन 2 इयर्स के बच्चों में शुरू हो जाता है, लेस देन 1 ईयर में। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा कि न्यू बॉर्न में भी ये पाया जाता है। थोड़ी सी जेनेटिक भी डिस्पोजिशन भी होती है। और उसके बाद जैसे हमारी इन्वायरमेंटल हालात हैं, तो ये जितने मतलब ये रेडिएशंस हैं, हम जो ग़िज़ा हमारी है वो इतनी साफ सुथरी ऑर्गेनिक नहीं हम खाते, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब मिल मिलाकर और हमारी लिविंग मिल मिलाकर जो है इसका इंसिडेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के हवाले से जिक्र किया और आपने कहा कि 5 साल के बाद बहुत कम केसेस होते हैं, उससे पहले होते हैं, न्यू बॉर्न में भी हो सकते हैं ये केसेस, आपने सिम्टम्स भी बताएं। डॉक्टर साहब क्या बड़े लोगों में भी आंखों का कैंसर मौजूद है, क्या केस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उसकी क्या रीजन होती है? मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है, सिर्फ हमें ये लग रहा होता है कि आईसाइट वीक होगी, काला मोतिया है, ये मतलब 2-3 चीजें हमें पता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अडल्ट में जो ऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा बहुत रेयर है। रेटिनोब्लास्टोमा तो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन अगर उनमें होता है तो वो उनकी स्किन के लिड के ऊपर कैंसर्स होते हैं, वो ग्रोथ नजर आ जाती है। वो जनरली आई हेडेक या इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, वो स्किन को इन्वॉल्व करता है, या वो अल्सर बन जाता है, नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं। तो वो रेटिना में जो मेलानोमास होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, तो वो फिर आई साइट को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बट दे वेरी वेरी रेयर। तो मगर बच्चों में जो है आई का जो ऑक्यूलर रेटिनोब्लास्टोमा वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से कैसे अवेयरनेस दी जा सकती है? जैसे हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है ऐसे टॉपिक्स पे बात करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, तो आपको क्या लगता है सेमिनार्स मुनक्किद करवाने चाहिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, या जब एक औरत कंसीव कर रही होती है, गायनेकोलॉजिस्ट उसको इन बीमारियों के हवाले से बताए कि न्यूबॉर्न बेबी में ये चीजें हो सकती है, आपने इनका खास ख्याल रखना है? बिल्कुल ऐसे सेमिनार्स के जरिए, टेलीविजन में प्रोग्राम्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, वेबिनार्स के जरिए पेरेंट्स को बिठा के, और जैसे आपने कहा दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो बच्चों को, पेरेंट्स को ये अवेयरनेस दे के उसके बाद एक जो है वो बच्चों को आपने चेकअप जो है मंथली ईयरली, जिस तरह से वो एक, मेरे ख्याल में दैट्स अ वेरी गुड आइडिया जो आपने अभी दिया है कि गायनेकोलॉजिस्ट ही एक वो जो चार्ट बना के दे दे और एक टाइम टेबल बना दे कि इस वक्त ये आपने ये चेक कराना है, इस वक्त इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो एक जैसे हम वैक्सीनेशन का स्केड्यूल बनाते हैं, इसी तरह इस तरह की चीज़ों को भी स्केड्यूल मेरा ख्याल है बना लेना चाहिए। और अब आई होप कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी हो जाए कि जी ये आपने बना के देना है। बच्चा जब पैदा होकर जब मैटरनिटी होम से माँ बाहर निकले तो उसके हाथ में ये स्केड्यूल भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है इन सब जगहों पर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर आप, क्योंकि सबसे बड़े जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं वो बच्चे होते हैं, बिल्कुल तो जब स्कूल में जाके बच्चों को ये सब बताएंगे तो घर जाके जरूर वो मैसेज लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे दैट इज वन आई थिंक। जी डॉक्टर साहब, और ये बड़ा जरूरी भी है जो है अवेयरनेस वीडियोस हैं वो आप मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाते रहे, या आप जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं तो वहाँ पे भी वो चलती रहे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को नजर आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसे है, और इस तरह से बात फैल भी जाती है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम खुदा ना खासा किसी को ये मर्ज लग जाए, किसी को ये बीमारी हो, उससे पहले ही तशखीस की जाए, उससे पहले ही इलाज की तरफ आ जाए ताकि आपको बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे वाज़े तौर पर आपको नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना होगा आपके बच्चे में क्या क्या चेंजिंग आ रही है। आप
अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में जब रहते हैं तो चीजें जल्दी पता चलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल्स के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल हमारे यहाँ डार्क सर्कल्स बहुत है और एस्थेटिक्स इसका बड़ा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, बड़ी क्रीमें भी आ चुकी हैं। अगर इसकी रीजन की तरफ आए तो क्या रीजन होती है डार्क सर्कल्स की? आई थिंक वैसे तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट आई थिंक स्ट्रेस रिलेटेड होता है। और एक तो कुछ तो खैर जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होते हैं। अगर आप देखें जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं उनकी मदर्स को भी होते हैं या उनकी फैमिली में भी होते हैं। और थोड़ा सा जो आपके जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, अगर आपके जो ऑर्बिट्स आईज है थोड़ा अंदर की तरफ होती है तो लगता है कि नीचे डार्क सर्कल्स बने हुए। एक वजह तो ये होती है, और वो तो आप अगर देखें तो बहुत यंग लड़कियों को भी, बच्चों को भी नजर आता है। दूसरा ये कि स्ट्रेस जो होता है बहुत सारी चीजों को, जैसे कहते हैं, अभी मैं कल ही एक स्टडी पढ़ रही थी कि नाउ साइंस हैज रिकॉग्नाइज्ड कि स्ट्रेस कैन लीड टू अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं कि वो जो मेलानोसाइट्स से वो उल्टे सुलटे हो जाते हैं। तो इसी तरह डार्क सर्कल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपकी स्ट्रेस पर और आपकी हेल्दी हैबिट्स पर। हेल्दी डाइट, हेल्दी लिविंग हैबिट्स एंड स्ट्रेस। और आजकल के जमाने में आप देख रहे हैं जो ज्यादा आपको डार्क सर्कल नजर आए तो आप खुद ही देखें कि आजकल एनवायरमेंट में कितना ज्यादा स्ट्रेस है। हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, वी डन आफ्टर हर किस्म की, जो आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। तो वो अगर हम स्ट्रेस लेना कम कर दें, हेल्दी डाइट डेफिनेटली, एंड देन बाकी जो ये जो क्रीम्स है उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। आपको देखें, आई थिंक आई हैव डार्क सर्कल्स एंड आई हैव नॉट येट बीन एबल टू क्योर दिस। ठीक हो गया। अब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि लोगों को अक्सर ये लग रहा था कि शायद आंखों की कोई बीमारी की वजह से आई बैग बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठीक है नींद पूरी नहीं होती, एक रीजन है, स्ट्रेस भी है, जाहिर है आंखों से नजर भी आ रहा होता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी भी चीज का ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा हम बात करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर शुगर के हवाले से और ब्लड प्रेशर के हवाले से, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, तो क्या जब आपका बीपी शूट कर जाता है और ज्यादा हो जाता है तो क्या आंखों पे असर अंदाज होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप अगर एक सडन राइज ऑफ एकदम से जो एक्यूट एकदम राइज होता है तो आपको हैमरेजेस हो सकती हैं, सब कंजक्टिवल हैमरेज हो जाती है, जो आपको नजर भी आती है, जो आपका जो व्हाइट पार्ट है उसमें हैमरेजेस नजर आ जाती है। और वो तो चलें फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन कभी भी रेटिनल हैमरेजेस भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर, और उसके अलावा सिर्फ हैमरेजेस की बात नहीं है। जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जिसको कि हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, कि अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहाँ के जो आंखों का पर्दा बसारत या रेटिना है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे इफेक्ट आना शुरू होता है, वो डायलेट हो जाती हैं, उनकी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, छोटे छोटे ब्लीड्स आ जाते हैं, और फिर वो मैकुला या जो देखने वाला हिस्सा है उसको भी इफेक्ट करता है, और आपकी नज़र खत्म हो सकती है या कम हो सकती है। और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज में भी जो है मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, और उसमें भी जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो अनकंट्रोल डायबिटीज में आंखों में कैटरेक्ट बन सकता है, उसके अंदर फिर रेटिनल हैमरेजेस हो सकती हैं, विट्रस हैमरेजेस हो सकती है, एंड लीडिंग टू रेटिनल डिटैचमेंट, या जो पर्दा बसारत का उखड़ जाना, और लॉस ऑफ विजन। सो ये सब चीजें स्टेज बाय स्टेज होती हैं। तो वो, और वैसे भी डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दोनों ही मल्टी सिस्टम डिजीज हैं, जो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो अगर आप उनको तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इसका एक मतलब एक पक्का कंट्रोल। अब ब्लड प्रेशर के लिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ना एक मिथ है कि जी जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उस दिन हम गोली खा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि बढ़ेगा तो गोली खाएंगे और वो घटाएगा। मकसद उसके ट्रीटमेंट का ये होता है कि आपने उसको बढ़ने से रोकना है, तो उसको एक रेगुलर मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग की जरूरत पड़ती है, उसको टेलर करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपका टेलर करता है। लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने गोली क्यों नहीं खाई, वो जी बढ़ा नहीं था, जब बढ़ेंगे तो खा लेंगे। वो तो फिर अगर रोज रोज बढ़ेगा, कभी आपको पता लगेगा कि बढ़ गया और कभी आपको नहीं पता लगेगा कि बढ़ गया। कीप इट ऑन अ सर्टेन लेवल। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चों के आजकल आपने देखा होगा जल्दी आईसाइट वीक हो जाती है। पहले एक वक्त होता था जब हम कहते थे कि 30+ 40+ जब हो जाती है उसके बाद आपकी जो नजर है वो कमजोर होना शुरू होती है, ज्यादातर लोग कहते थे। लेकिन अभी हमने देखा छोटे बच्चों को भी ग्लासेस लग गए। क्या उसकी रीजन स्क्रीनिंग का टाइम ज्यादा है, हम ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, ये रीजन है, या एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से भी आप जैसे जिक्र कर रही थी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फूड नहीं है, आबो हवा साफ नहीं है, क्या उसकी रीजन एक ये भी है? एनवायरनमेंट के इस हवाले से कहें कि हमारे आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों की खत्म हो गई। तो जब आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं तो उनको सन भी मिलता है, वो धूप में खेलते भी हैं। अब ना बच्चा बाहर जाता है ना धूप में खेलता है। सो वो एक तो एक वजह। दूसरे के यस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से अब दुनिया में बहुत ज्यादा इसके बारे में बात की जा रही है कि इसको तकरीबन एपिडेमिक का लेवल किया जा रहा है कि हर बच्चा मायोप, या जिसको के शॉर्ट साइटेड कहते हैं, कि उनकी नजर कमजोर हो रही है। एंड दुनिया का हर मुल्क अब इसके ऊपर शोर मचा रहा है। और अब तो अगर हम जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसको एलोकेट किया जा रहा है कि दिस इज एन इम्पेंडिंग
एपिडेमिक ऑफ मायोपिया, और उसका एक बहुत बड़ी वजह एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। और टीवी तो शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो आप जरा दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल्स एंड आईपैड्स हैं और बच्चे जो कंटिन्यूसली गेम्स खेल रहे हैं उसके ऊपर, और जो स्कूलिंग को क्वेश्चन ये से वालिदैन कहते हैं स्कूल का क्या करें कि अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन क्लास तो घंटे की होती है ना, उसमें उसके बाद तो आपका बच्चा उठ के भागता है दौड़ता है, लेकिन जो आप कंटिन्यूसली आपका बच्चा को आप पैदा होते ही उसको नर्सरी राइम खाना खिलाते हुए भी नर्सरी राइम, कुछ और नहीं बनाना तो जी तुम पोइट्री सुन लो, तुम ये गेम खेल लो, तो हमने एक इजी वे आउट कर लिया ना कि बच्चे बोर हो रहे हैं, फोन हाथ में पकड़ा दिया। सो दैट इजी वे आउट इज हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर चिल्ड्रन कि डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई, मतलब अब तो आप तकरीबन 3-4 महीनों के बच्चे में भी हाई रिफ्रैक्टिव एरर देखते हैं। सो ऑब्वियसली वो हमें अपनी हैबिट्स को और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको हम तब्दील करें। ठीक हो क्या डॉक्टर साहिबा, आंखों में रेडनेस हो जाना, बच्चे हों बड़े हों या खवातीन हो, रेडनेस हो जाना और मुसलसल रहना, एक होता है रेडनेस हो जाती है, डस्ट वगैरह चली जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाती है, आपकी जो आंख है वो सही हालत में आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मुसलसल रहती है, तो क्या ये किसी खतरे की घंटी है, मतलब किसी सिम्टम्स हैं किसी बीमारी का? बेटे तो बहुत कम होता है कि हर बात रेगुलर, लेकिन जो रेड होते हैं दैट मीन दे आर एलर्जिक टू समथिंग ना, और जब तक उस एलर्जन को आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो रेडनेस अपनी जगह रहेगी। और सेकेंडली एक्सेसिव जब आईसाइट वीक होती है तो भी आंखों को, क्योंकि देखने जब अगर ग्लासेस नहीं पहनेंगे और अगर आप आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो लाल हो जाएंगी ना, हाथ ज्यादा इस्तेमाल करो तो कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करो तो वो रेड हो जाती हैं। सो रेडनेस इज कंटिन्यू मुस्तकिल रेडनेस का एक वजह आपकी आईसाइट का वीक होना भी है, बहुत बड़ी वजह है ये। और अदरवाइज दूसरे की जो लड़कियां जो हैं, ये मैं बार बार स्ट्रेस करूंगी, जो आई मेकअप करती है ना, तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो आपका मस्कारा होता है। मस्कारा क्योंकि बहुत लैशेस पे आप लगाते हो, अगर जो पुराना मस्कारा होता है उसमें सूडोमोनास या बैक्टीरिया के वायरसेस, बैक्टीरिया के ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो एक अक्सर जब जाए तो ये कहा जाता है कि अगर आपने मस्कारा लगाना है तो हौसला होना चाहिए कि अगर वो मस्कारा 3-4 महीने पुराना होगा तो उसको आप फेंक दें और नया खरीदें। बिल्कुल, ये हौसला भी होना चाहिए, और मेरा ख्याल है फिर आपको किसी और का मस्कारा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। नेवर 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 किसी का मस्कारा, आई शेडो, लिपस्टिक, आई मेकअप कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली जो कॉस्मेटिक लेंसेज भी जो लगाते हैं या रिफ्रैक्टिव एरर की या विजन की जो भी लेंसेज लगाते हैं, तो प्लीज खुदारा रात को अगर आपके वो वाले जो है वो एक्सटेंडेड वेयर वाले नहीं है तो रात, एक्सटेंडेड वेयर भी है तो मैं तो कहती हूँ प्लीज खुदा के वास्ते रात को उतार दो उसको। और जब आई मेकअप करो तो प्लीज वेरी केयरफुल, फ्रेश, नया, अच्छा, साफ सुथरा मेकअप यूज करें, स्टैंडर्ड का मेकअप यूज करें। और अगर जरा सा भी आंख लाल हो तो खुदा के वास्ते उस लेंस को निकाल के फेंक दो, अगर बॉक्स साथ में नहीं है स्टोरेज का, क्योंकि ये कि स्टोरेज बैग बॉक्स घर में रह गया तो हम उतार नहीं सकते। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है शादियों पे बच्चियों की आंखें स्वेल हुई होती है, वो कह रही होती है क्योंकि मेरे पास बॉक्स नहीं है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। फेंको, ठीक हो गया उसको, या बॉक्स रखो या फिर हौसला करो उसको, क्योंकि आंख से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अगर एक दफा आंख में इन्फेक्शन हो गया ना, और मतलब अक्सर हमारे पास लड़कियां आती हैं कि जी कल हमारी शादी है, अब हमने मेहंदी में मेकअप कराया था, अब आंख सूजी साजी अल्सर बना हुआ, अब हम क्या करें। सो यू सी दैट, मतलब ये सिचुएशन बहुत दफा अराइज होती हैं। तो प्लीज जब मेकअप करने जाओ तो खुदा के वास्ते चेक कर लो कि और लेंस लगाते हुए प्लीज, और वो कभी कभी तो ना वो कलर लेंसेज हो जो ना आपकी जो ब्यूटिशियन है वो कह देती है कि ये कलर लेंस कॉस्मेटिक लगा लें, प्लीज डू नॉट डू दैट। उन्होंने मल्टीपल लोगों को वो लगाया हुआ होता है, बिल्कुल इस्तेमाल शुदा होता है, साफ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहिबा ने आज जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया, अपना मस्कारा यूज करें, किसी के साथ शेयर ना कीजिए, और लेंसेज जो वेयर करते हैं वो रात को उतार दीजिए, और अगर आपके पास स्टोरेज बॉक्स नहीं है और आप भूल गए तो काइंडली उतार के रिमूव कर दीजिए, फेंक दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी आंख का कोई मसला हो जाए, क्योंकि अक्सर लेंसेज जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं आपकी आंख में और आपको अंदाजा भी नहीं होता, और आंख से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।